नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित कहानी निक्की, रोजी और रानी का अगला भाग। आवाज सरोज शर्मा। जब सांप को उसने अधमरा कर दिया, आगे का कह रही हैं कि रामा के कारण इस असमय युद्ध का अंत देखने के लिए तो हम बाहर खड़े ना रह सके, परंतु जब निक्की खिड़की पर आकर बैठा तब हमने झांक कर सांप को कई खंडों में कटा हुआ देखा था। निक्की के मुंह में विष न लगा हो, इस भय से रामा ने उसके मुंह को पानी में डुबा डुबा कर धोया और फिर दूध दिया। सांप जैसे विषधर को खंड खंड करने की शक्ति रखने पर भी नेवला नितांत निर्विष है। जीव जगत में जो निर्विष है वह विष से मर जाता है, और उसमें अधिक मारक विष है वह कम मारक वाले को परास्त कर देता है। पर नेवला इसका अलग ही अपवाद है। वह विष रहित होने पर भी न सर्प के विष से मरता है और न संघर्ष में विषधर से परास्त ही होता है। नेवला सर्प की तुलना में बहुत कोमल और हल्का होता है। यदि सांप चाहे तो उसे अपनी कुंडली में लपेटकर चूर चूर कर दे, फड़ के फुफकार से मूर्छित भी कर सकता है, परंतु वह नेवले के फूल से हल्केपन और बिजली जैसी गति से परास्त हो जाता है। नेवला बहुत ही तेज भागने वाला प्राणी होता है। नेवला न उसे दंशन का असर देता है और न व्यूह रचना का ही अवकाश देता है। अपनी लाघवता के कारण नेवले को न विशेष अवसर चाहिए और न ही सुयोग। इस बीच में बाबूजी ने मुझे शहर के मिशन स्कूल में भर्ती करने का निश्चय किया। इस योजना से तो हमारा समस्त कार्यक्रम ध्वस्त होने की संभावना थी, अतः हम सब बहुत ही दुखी और चिंतित हुए, परंतु कुछ नहीं कर सकते थे। बहुत ही व्यवस्था थी। एक दिन पुस्तक लेकर और सीकरम बंद गाड़ी, जो उन दिनों नागरिक प्रतिष्ठा की सूचक थी, में बैठकर मुझे जाना पड़ा। निक्की सदा के समान मेरे साथ था, परंतु बाबूजी के आदेश से उसे घर पर ही छोड़ देना आवश्यक हो गया। मिशन स्कूल पहुंचकर देखा कि वह सिकरम की छत पर बैठकर वहां पहुंच गया है। फिर तो उसे कपड़ों में छिपाकर भीतर ले जाने में मुझे सफलता ही मिल गई, परंतु कक्षा में उसे मेरे पास देखकर जो कोहराम मचा, उसने मुझे स्थगित और अवाक कर दिया। सिस्टर तथा सहपाठियां सब चिल्लाने और पुकारने लगे। अर्थ का अनर्थ पर मैं समझ लिया कि वह निक्की के लिए अपमानजनक संबोधन कर रहे हैं। मैंने कुछ अप्रसन्न मुद्रा में बार बार कहा कि यह मेरा निक्की है, किसी को काटता नहीं, परंतु कोई उसके साथ बैठने को राजी। जब कोई उपाय न सूझा तो मैंने उसे फाटक से 4 दीवारें तक फैली लता में बैठा तो दिया, परंतु उसके खो जाने की शंका से मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। आने के समय जब निक्की कूद कर मेरे कंधे पर आ बैठा, तब आनंद के मारे मेरे आंसू निकल आए। तब से नित्य ही यह क्रम चलने लगा। प्रतिदिन मुझे पहुंचाने और लेने रामा जाता था, और वह पालक के नाते निक्की के प्रति बहुत सहृदय था। अतः मार्ग भर निक्की मेरी गोद में बैठकर जाता था और मिशन के फाटक की लता में या बाग में घूम घूम कर मेरी पढ़ाई के घंटे बिताता। जब तक मैं पढ़ाई करती थी, वह तब तक या तो लता में छिपकर बैठा रहता या बगीचे में घूमता रहता था। छुट्टी होने पर मेरे फाटक पर पहुंचते ही
उसका कूद कर मेरे कंधे पर बैठ जाना इतना नियमित और निश्चित था कि उसमें कुछ मिनटों का हेर फेर भी कभी नहीं हुआ था। मिशन का वातावरण मेरे लिए घर के वातावरण से भिन्न था। वहां की वेशभूषा भी भिन्न थी, प्रार्थना भिन्न थी, चित्र मूर्ति आदि सब भिन्न थे, ईश्वर नाम भी भिन्न था। और इन सबसे बड़ी भिन्नता यह थी कि निक्की का वहां प्रवेश निषेध था। उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता था। इसके उपरांत हमारे परिवार में एक सबसे बड़ा जीव अब जाके सम्मिलित हुआ। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिपत्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफेद गधों में घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों के कंधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। उन्हें कंधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि उन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। उन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहां यह वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेल मटेल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफेद टट्टू तो गधा होता है बाबूजी, जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के अजस्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेट रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांध दिया गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को ले जाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की देख रेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। साइस मतलब माली, नौकर। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित भी हुए। हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित न हो सके, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्ति हो सकते थे। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उसे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह यहाँ से कहानी की रानी की तरह निकल दी गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी थी।
हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि पिघल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर वह चारों ओर की गंध लिया करते थे। सुडौल मजबूत और सघन मूछ तो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मूर्छल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि हमारे पास नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती हैं जैसे किसी अदृश्य स्याही में लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर वह चारों ओर अब घुमाकर चारों तरफ का सुगंध लेती रहती थी। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक थी। सुडौल मजबूत पैर और सघन मूछ जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मूर्छल के समान उठती और गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की हमारे पास बुद्धि तो नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के बाद रेखाएं ऐसे उभर आती हैं अपने स्मृति पटल पर जैसे किसी अदृश्य स्याही में लिखे हुए अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। यदि हम किसी कागज पे कोई चीज लिखे रहते हैं और मिट जाता है, तो जब उसको उस कागज को लौ के सामने ले जाते हैं, आग के सामने ले जाते हैं, तो उसमें साफ अक्षर दिखने लगता है कि क्या लिखा गया है। उसी तरह से इतने सालों बाद यह स्मृति पटल पर छा गई। बार बार सोचते हैं कुछ और छोटी क्यों न हुई होती, तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख देते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बन गया। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आले ताक थे। उन्हीं में हमारा स्वच्छतया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्किट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मित्रता कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर हो जाती, पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी। हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी रानी पर चढ़ते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता रहता था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पे तीसरे पहर या संध्या के समय मेरे साथ वह कार्यक्रम दोहराया जाता था। ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रवृत्ति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर हमें संतोष नहीं होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हमने रानी को खोलकर बाहर ले आया। चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी इच्छा को हम लोग पूरा करने लगे। स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का बोध तो रहता ही है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती रहती थी।
हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आसीन है। रानी हम सबकी दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली सटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़कर बांध रखने का संकल्प किए जा रहे हैं। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार खड़ी हो गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा खड़ी हो। साथियों की चीख पुकार सुनकर सब दौड़े आए। मुझे बिछौने पर रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरे दृश्य से मुझे देखकर ही निनाने लगी कि उसे देखते ही मेरे आंसू निकल पड़े। भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुख वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और ना जाने किस प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में बलय की तरह पहना आया। हम सब खेल में कड़ों की बात भूल ही गए। संध्या के समय भाई कड़े रहित हाथ देखकर जब मां ने पूछताछ की तब जाके कड़े की खोज शुरू हुई। कहीं भी कड़ों का पता न चला। रानी अपने कोने को खुरों से खोदती और हिलाती रही। अंत में बाबूजी की ध्यान उसकी ओर गया। छुट्टन को कोने की मिट्टी हटाने का उन्होंने आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था? कह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है क्या रामा? रामा की स्वीकृति में सिर हिलाया। रामा ने हाँ की स्वीकृति में सिर को अपने हिला दिया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। यह छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लेते हैं। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे भाई बहन बैठेंगे। रानी मेरी सेवा में रहेगी। मुझे भी प्रस्ताव अच्छा जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहिस ने उत्तर दे दिया। एक और था। समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? मां की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहां हमारी पहुंच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न ही वह प्रस्ताव। हम सब कुछ भूल चुके थे। अचानक हमारे अराजकता राज्य पर क्रांति का बवंडर बह गया। हमें समझदारों के देश में निर्वासित होना पड़ा। अवकाश के दिनों में जब हम घर लौटे तब निक्की मर चुका था और रानी, उसका बच्चा पवन किसी को
दे दिए गया था। केवल दुर्लभ, अकेली और खोई सी रोजी हमारे पैरों से लिपटकर कू कू करके रोने लगी थी। यह सब दृश्य देखकर मेरे भी आंखों से आंसू बह आए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।